यस, टाइप्स अगर कंप्लीट हो गया है देन इट इज वेल एंड गुड। अगर कोई छूट गया है तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग द रूल्स हियर। ठीक है, यस। तो अगर ये स्क्रीन बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है देन जस्ट लेट मी नो। सिर्फ नाउन तक कंप्लीट हुआ था। एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पे टाइप भी शुरू नहीं हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, टेल मी स्पेसिफिकली यहाँ पर प्रोनाउन के टाइप हुए थे या नहीं हुए थे? ओके, यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी दिस एनएसपी। याद रखा करो ना लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था। ठीक है, यस। तो प्रोनाउन Assignment, आप स्टार्ट करते हैं। यस, कीप योर माइक्स म्यूटेड। असाइनमेंट जो यस, असाइनमेंट में क्या प्रॉब्लम है? मैम जमा कर दिया, हो गया, बन गया। हाँ ठीक है, आई विल सी इट। ठीक है, मैंने देख लिया है, मैंने लिस्ट बना लिया है कितने स्टूडेंट का आ गया है, जमा कर दिया, देन इट इज ओके। कब मिलेगा मैम? आपको नहीं मिलेगा, आपको मैं बता दूंगी कि क्या स्पेसिफिक एरर हैं जो बच्चों ने बहुत ज्यादा रिपीट किया है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेट मी चेक इट आफ्टरवर्ड्स, आई विल गिव यू। यस, प्रोनाउन जो है यहाँ पर, लेट्स स्टार्ट विद प्रोनाउन टुडे। ठीक है, तो प्रोनाउंस में यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं ये चीज हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोनाउन क्या होता है? Pronouns are the words that are used on the place of noun or for depicting the relation between noun and other things। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में आपका नाउन बताने के लिए नाउन की जगह पे जो सेंटेंस में कोई वर्ड्स लगते हैं, या फिर नाउन से रिलेशन बताने के लिए जो वर्ड्स लगते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो गुड यहाँ पर इवनिंग। गुड यस इवनिंग, मैम। प्लीज डू नॉट यस डिस्टर्ब मी, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं सुन लीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोनाउन होते हैं, लेकिन बेसिक काम जो होता है प्रोनाउन का वो यही होता है कि वो नाउन की जगह लगते हैं या फिर नाउन का रिलेशन बताते हैं। जो नाउन हमारा है सेंटेंस में, कोई भी नाउन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही हो, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही हो, किसी भी नाउन के लिए हम कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ऑलराइट। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला टाइप और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सम पीपल ऑल्सो इंक्लूड पोजेसिव प्रोनाउन इन पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पहला और दूसरा, कई बार बहुत सारे लोग पर्सनल और पोजेसिव दोनों साथ में लिखते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस ये है कि पर्सनल का अलग काम होता है, प्रोनाउन का अलग काम होता है। पर्सनल का और पोजेसिव का अलग अलग काम होता है, इसीलिए अलग अलग नाम गिवन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले क्या है। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं आपके, पर्सनल का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ आपका है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ इतने हैं, पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ इतना है। ये जो आपका ये बॉक्स जो है ये आपका है पोसेसिव प्रोनाउन का, ये बॉक्स जो है ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन का। अंडरस्टूड? मैम यस। मैम पर्सनल प्रोनाउन में मैम सिर्फ जो मेरा रहेगा सिर्फ वही होगा मैम, और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है यस, कीप योर माइक्स म्यूटेड बच्चे। अगर बोल रहे हो देन इट इज ऑल राइट, अदरवाइज कीप योर माइक्स म्यूटेड। यस, डू नॉट डिस्टर्ब लाइक दिस इन द क्लास। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्लास हो रही है, सही ढंग से बैठ के क्लास करिए। आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नहीं है जो आपको समझाना पड़े। फर्स्ट ईयर को डांटती हूँ तो अच्छा लगता है, आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा मैं डांटूंगी तो। यस, पर्सनल प्रोनाउन होता है यानी कि जो स्पेसिफिकली नाउन के जगह ही लगता है, यानी कि अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन लगा रखी हूँ किसी सेंटेंस में तो उसको हटा के मैं वहां पर नाउन लगा सकती हूँ। बेसिकली यही कहना चाहता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अंडरस्टूड? यस मैम। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस में अगर आपका जो प्रोनाउन है वो किस तरह लगता है, उसके अलग अलग
ड्यूरेशन होता है, तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट आपका होता है जो सेंटेंस में काम करता है, अंडरस्टूड, वो आपका सब्जेक्ट होता है, और उसकी जगह अगर हम प्रोनाउन लगा रहे हैं तो हम इनमें से एक लगाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो जिसपे काम का असर पड़ता है, जो भी काम कोई कर रहा है उस पे अगर असर पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को अपना बैग दे रही हूँ गिफ्ट में, तो उसे गिफ्ट में मिला मतलब उसको प्रॉफिट हुआ या जो भी हुआ व्हाटएवर, उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो जो भी है, वो पर्सन जो भी है जिसको मैंने गिफ्ट किया बैग अपना, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा, यानी कि उसकी जगह अगर मैं कोई प्रोनाउन डालूंगी तो इनमें से कोई डालूंगी। अंडरस्टूड? ऑलराइट, तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब यहाँ पर आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो सेंटेंस बोल रहा है या लिख रहा है, यानी कि जो सेंडर है, ठीक है, जो सेंडर है स्पेसिफिकली, जिसने ये जो सेंटेंस है इसे सेंड किया है, चाहे वो वर्बली हो मतलब ओरली हो या रिटन में हो, जिसने ये भी सेंटेंस सेंड किया है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट पर्सन आपका एक हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। तो अगर सिंगुलर है देन आपका यहाँ पर ये वाला वर्ड्स यूज होंगे, मी होगा, आई यूज होगा। आई यूज होगा सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो काम कर रहा है उसके लिए मुझे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लगाना है, तो मैं यहाँ पर आई यूज करूंगी। अगर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में लगाना है, एज एन ऑब्जेक्ट लगाना है, तो मी यूज करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू द जू, मतलब मैं जू जा रही थी, तो मैं जा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो यहाँ पर आई लगा है, ठीक है। दिस बॉटल वॉज गिवन टू मी बाय समवन, मतलब किसी ने मुझे ये बॉटल लाके दिया या किसी ने मुझे ये बॉटल दिया। तो मुझे दिया यानी कि किसी और ने काम किया, देने का काम किसी और का है, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे पड़ा कि मुझे ये बॉटल मिला, तो मैं जब ऑब्जेक्ट में रहूंगी तब यहाँ पर मी लगेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग, मैम यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो आई की जगह पर हैव लगा मैम, वहाँ हैज क्यों नहीं लगा मैम? आई के साथ हैव हैज नहीं वो डिफरेंट केसेस होते हैं जहाँ पर हैव लगता है, जहाँ पर हैज लगता है। आई के साथ हैव लगता है हमेशा, हैज नहीं लगता है, क्योंकि यस आई का स्पेशल केस होता है। जैसे आई के साथ एम लगता है सिंगुलर में, वही मैम। स्पेशल केसेस होते हैं, हैव हैज लगता है, तो उसके साथ हैज नहीं लगता है। हैज आपका लगता है, यू के साथ भी हैज नहीं लगता है, ठीक है। आई के साथ यू के साथ हैज नहीं लगता है। हैज आपका लगता है थर्ड पर्सन के साथ, शी इट के इट, साथ लगता है, यस, ही शी इट के साथ हैज इट्स। लगता है। आई यू दे के साथ हैव लगेगा। मैम यहाँ वो तो मैं बोल रहे मैम यहाँ तो बोले आई आई एक प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा ना मैम? बच्चे वो वर्ब मैं पढ़ाऊंगी तो समझा दूंगी, अभी मैं यहाँ पर प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ, प्रोनाउन पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके ओके मैम, ठीक वर्ब मैं हेल्पिंग वर्ब में बता दूंगी कहाँ पर क्या चीज लगती है। लेट्स जस्ट स्टडी हियर फर्स्ट। तो यहाँ पर सिंगुलर के केस में आप आई लगाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट में है यानी कि मुझ पे असर पड़ रहा है, तो मैं अपने लिए सेंटेंस बनाऊंगी तो मी लगेगा। अगर मेरे साथ कोई और है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पूरे फैमिली के साथ गई घूमने के लिए, तो वी वेंट टू अ हॉलीडे, तो यहाँ पर वी में जो भी इंक्लूडेड है उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर वी लिखा है तो उसमें आप खुद भी इंक्लूड रहते हैं। खुद मतलब जिसने सेंटेंस बोला वो भी इंक्लूड रहता है, यानी कि मैं मेरी फैमिली गई वेकेशन पर, तो यहाँ पर मैं भी इंक्लूडेड हूँ। इस केस में आप वी लगाएंगे। जिसने काम किया, हम लोग गए घूमने के लिए तो हम लोगों ने काम किया, तो यहाँ पर वी लगा। अंडरस्टूड? हम पर असर पड़ा, ठीक है, दैट मीन्स द कंडक्टर checked our ticket, sorry, the conductor gave us the ticket back, ठीक है। तो हमें
जो चेक करने के बाद उसने कंडक्टर ने टिकट जो है हमें वापस कर दी। तो हमें यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी अस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि उसने चेक करके वापस दिया, तो वापस देने का काम वो कर रहा है, लेकिन हम पे असर पड़ रहा है कि हमें टिकट वापस मिल गई, तो यहाँ पर अस लग जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन होता है जिससे आप डायरेक्टली ये सेंटेंस बोल रहे हैं या जो डायरेक्टली ये सेंटेंस पढ़ रहा है। अंडरस्टूड? मान लीजिए कि मैंने कोई बुक लिखी है जिसमें जो भी रीडर है, चाहे वो कोई भी है, उनके लिए अगर मुझे एक स्पेसिफिक लाइन लिखनी है, ठीक है, एक मतलब मान लीजिए डायलॉग चल रहा है, दो कैरेक्टर्स हैं, उनके आपस में डायलॉग चल रहे हैं, तो मैंने अगर आपको बोला, ठीक है, तो यहाँ पर यू जो है वो चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, सेकेंड पर्सन जो भी लोग रिसीवर एंड पे होते हैं, ठीक है, जो रिसीवर एंड पे जो डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं सेंटेंस को, उन्हें हम यू लिखते हैं। चाहे ऑब्जेक्ट की जगह लिखे चाहे सब्जेक्ट की जगह लिखे, दोनों में ये प्लेसेस चेंज नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? तो यू के केस में ये होता है कि चाहे एक पर्सन हो चाहे 100 पर्सन हो, कितने भी पर्सन वहां पर सेंटेंस रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ रिसीविंग एंड पे है, यानी कि मैं डायरेक्टली तुम्हें बोल रही हूँ कि यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। तो यहाँ पर यू आप सभी लोग हैं, राइट? यहाँ पर सभी को यहाँ पर सबमिट करना है, तो यहाँ पर यू जो हो गया वो आपका प्लूरल है, उसके बावजूद यहाँ पर यू लगा, यू ही रहेगा, उसका फॉर्म चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं किसी एक पर्सन को बोल रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है एक्स, उसको मुझे बोलना है कि मैं उसके साथ वो मेरे साथ चल सकता है कहीं पर, ठीक है, तो यू कैन कम विद मी। तो यहाँ पर यू जो है एक पर्सन है, एक्स जो भी पर्सन है उसको मैंने कहा, तो यहाँ पर यू एक पर्सन है, उसके बावजूद यू लगा। तो अगर ऑब्जेक्ट में लगे या सब्जेक्ट में लगे, दोनों केस में हम यू ही लगाते हैं। ठीक है, यू कैन कम विद मी और आई विल गिव यू द असाइनमेंट। तो मैं तुम्हें दूंगी, मेरा काम हो रहा है लेकिन तुम्हें दूंगी, तुम पे असर पड़ेगा, असाइनमेंट मिल रहा है तुम्हें, तो यहाँ पर उस केस में भी यू ही लगेगा। यू दोनों फॉर्म में चेंज नहीं होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, हर केस में आप सेकेंड पर्सन के लिए यू ही लगाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ yes, if you have any doubt you can just raise your hand or let's speak to the third part. थर्ड पर्सन होता है जो आपके सेंटेंस में इंक्लूड तो रहता है, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन ना आप खुद हैं, ठीक है, या मैं अगर खुद के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आई बोलूंगी, राइट, लेकिन मैं अगर किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, जो पर्सन यहाँ पर वो बात सुन नहीं रहा है डायरेक्टली, ठीक है, जो पर्सन यहाँ पर वो बात नहीं सुन रहा है डायरेक्टली, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई एक्स पर्सन है जिसको मैंने बोला, तो वो एक्स पर्सन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रेजेंट हो, अगर वो प्रेजेंट होगा, मैंने उसके सामने उसे बोला, तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मैंने पीछे से बोला, जैसे कि एक कोई भी एक पर्टिकुलर हम नाम ले लेते हैं, यस बिपिन। मैम बोल रहे हैं मैम सेकंड पर्सन जो है यू मैम सिंगुलर में भी प्लूरल में भी समझ नहीं आया मैम। नहीं, सब जगह यू ही लगेगा, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर सिंगुलर था तो हम आई लगा रहे थे, प्लूरल था तो वी लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस में सिंगुलर था तो मी लगा रहे थे, सब्जेक्ट प्लूरल था तो अस लगा रहे थे। लेकिन सेकेंड पर्सन के लिए, यानी कि जो रिसीवर एंड पे है, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सब जगह सिर्फ यू ही लगेगा। ऐसा क्यों? बच्चे मैंने रूल बता रही हूँ मैं, ठीक है, मैंने बनाए नहीं है, ठीक है, मैंने रूल बनाए नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। ओके मैम। यस, तो थर्ड पर्सन मतलब वो जो इंक्लूड रहता है आपके सेंटेंसेस में। अंडरस्टूड? यानी कि मान लीजिए कोई एक राम नाम का लड़का है जिसके बारे में मैं कुछ बोल रही हूँ, तो वो लड़का यहाँ पर मेरी बात, मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोल रही, मतलब मैं राम को नहीं बोल रही हूँ, मैं राम के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। उस केस में राम जो है वो थर्ड पर्सन हो जाता है, यानी कि आप किसी और के बारे में
किसी और को बता रहे हैं। एक्स एक पर्सन है, उसके बारे में मैं वाई को बता रही हूँ, तो वाई मेरा सेकंड पर्सन है, एक्स मेरा थर्ड पर्सन है, और मैं बता रही हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो गई। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ ड्रॉ करके बता दूंगी, कुछ एक्सप्लेन करके बता दूंगी, बता देना एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो। थर्ड पर्सन में अगर आपका जो पर्सन है वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम ये सारे वर्ड यूज करते हैं। 1 मिनट। उसके लिए हम ये सारे वर्ड यूज करते हैं। कौन से? ही, शी और इट। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है? ही आपका यूज होता है मेल पर्सन के लिए, अगर कोई लड़का है या कोई आदमी है उसके लिए यूज करना है तो ही और हिम यूज होगा। अंडरस्टूड? अगर कोई लड़की है, ठीक है, या कोई औरत है तो उसके लिए शी और हर यूज होगा। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब चेयर, टेबल, बॉटल, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग, या फिर लिविंग थिंग के लिए भी इट यूज होता है। किस केस में? जब आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड यहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आपको नहीं पता कि क्या है या आप बताना नहीं चाहते कि क्या है, तो उस केस में भी आप इट यूज करते हो। यस अभिषेक? मैम अगर वो ना ही मेल है ना ही फीमेल है मैम, तो भी आप इट यूज करोगे। ओके मैम। अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है या आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, दोनों केस में आपको इट ही यूज करना है। ठीक है, जैसे अनबॉर्न चाइल्ड होता है जो पैदा नहीं लिया है, तो उस केस में आपको नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, तो उस केस में भी आप इट यूज करोगे। ठीक है, या फिर कुछ जानवर, ठीक है, जहां पर आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं करते हो। हालांकि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बहुत सारे केसेस में बहुत सारे स्पीशीज के मेल फीमेल अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन अगर आप बात करते वक्त अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्सेशन, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अगर आप बात करते वक्त कोई स्पीशीज के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जनरल लैंग्वेज में किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप इट लगाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली कहाँ पर इट यूज नहीं होता है एनिमल्स के लिए? जहां पर आप जेंडर स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पर कोई किसी सेंस में आप बोल रहे हो कि ये जो है ये फीमेल वर्जन है इस एनिमल का, तो आप वहां पर शी यूज करोगे इसके लिए। या फिर आपका अगर पेट है कोई घर में और आपका उसका जेंडर पता है, तो आप हमेशा उसके लिए ही शी यूज करोगे। स्पेशली इन कॉन्वर्सेशन, भले आप रिटर्न में यूज करो ना करो, लेकिन स्पेशली इन कॉन्वर्सेशन आप अगर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं जिनके पास से एक पेट है, उसका अगर आपको वहां पर बता दिया गया जेंडर, तो उस केस में आप ही शी यूज करोगे उसके लिए। अंडरस्टूड? इट यस आप मैम। specifically उन चीजों के लिए यूज करते हैं इट जो सिंगुलर हैं और जिनका जेंडर है ही नहीं या फिर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बताया नहीं जा रहा है या है ही नहीं, उस केस में आप इट यूज करोगे। ऑब्जेक्ट के लिए सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इट यूज करोगे। लास्ट आपका बचा दैट इज दे। दे आपका यूज होता है प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, अगर एक से ज्यादा मेल पर्सन है उनके लिए भी दे यूज होगा, एक से ज्यादा फीमेल पर्सन है उनके लिए भी दे यूज होगा, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है उनके लिए भी दे यूज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके दे यूज करना मतलब कि आपका वहां पर प्लूरल फॉर्म में थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा जहां बढ़ा, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मैंने राम और श्याम कर दिया, राम की जगह सिर्फ राम और श्याम कर दिया अलग अलग, तो उनके लिए दे लगाएंगे। सीता गीता मैंने अलग अलग किया तो शी रहा, एक साथ कर दिया तो दो हो गए, दे लग गया। ठीक है, तो ये सारा केसेस हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन का। If you have any specific doubt, you can ask me, or we can move on to the possessive pronoun. नो मैम। चलिए, तब No, possessive ma'am. pronoun. All right, then let's move on to the possessive pronoun. Possessive pronoun में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो चीजें लिखी गई हैं, my भी लिखा गया है, mine भी लिखा गया है। तो कहाँ हम लगाएं mine और कहाँ हम लगाएं mine, ये स्पेसिफिकेशन, क्योंकि आपका ये टेबल इसीलिए बनाया गया है
ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन अलग से इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इसी टेबल के अंदर आता है वो। अगर सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है तो माई माइन लगेगा, प्लूरल है तो आर आर्स लगेगा, सेकेंड पर्सन है तो योर योर्स लगेगा, थर्ड पर्सन में मेल है तो हिज लगेगा, फीमेल है तो हर हर्स लगेगा, इट के साथ जिसका जेंडर नहीं है या जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है इट्स लगेगा, और प्लूरल है तो देयर या फिर देयर्स लगेगा। अब यहाँ स्पेसिफाई ये करना है कि अगर दो लिखा गया है तो दो में से पहला कहाँ यूज होगा, दूसरा कहाँ यूज होगा। अंडरस्टूड? यहाँ पहले देख लेते हैं माई और माइन कहाँ पर यूज हो रहा है। अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर इस तरह है कि दिस इज माय फैमिली, ठीक है, या माय फैमिली इज गोइंग टू विजिट माय आंट, ठीक है, या फिर इस तरह का, मतलब जहां पर जिस चीज का पोजेशन बताया जा रहा है, तो यहाँ फैमिली वर्ड है, माय फैमिली लगाना मतलब मेरी फैमिली, तो फैमिली का पोजेशन बताया जा रहा है मुझसे, राइट। तो फैमिली का पोजेशन बताया जा रहा है, तो फैमिली के आगे जब लगेगा तो माई लगेगा, और फैमिली के बाद डायरेक्टली बात नहीं, जरूरी नहीं है कि फैमिली के बीच में कुछ नहीं है, फैमिली के बाद कुछ और है, उसके बाद भी अगर माइन लग रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन लग रहा है, तो माइन लगेगा। कैसे? इफ वी ड्रॉ द सेम स्ट्रक्चर, दोनों का मैं सेम अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, let me give you an example. This is my family, ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर आपका माई का। सेकेंड स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर हो गया आपका माइन का, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो एक्टिव और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में आपका हो जाएगा माई लगेगा, ठीक है, आर लगेगा, योर लगेगा, हिज लगेगा, हिज आपका दोनों केस में सेम ही रहता है इसीलिए दूसरा नहीं लिखा गया, हर लगेगा, इट्स लगेगा, अगेन यहाँ इट्स दोनों केस में सेम रहता है, और देयर लगेगा। अगर पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं यानी कि बाद में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आर लगेगा, आर्स लगेगा, योर्स लगेगा, हर्स लगेगा और देयर्स लगेगा। अंडरस्टूड? यानी कि अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस के स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर माई लगेगा या माइन लगेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली जस्ट रिमेम्बर दीज थिंग्स कि यहाँ पर हिज जो है यानी कि मेल पर्सन के लिए एक्टिव रहे चाहे पैसिव रहे, दोनों ही सेंटेंसेस में हिज लगेगा, और इट के लिए भी दोनों ही सेंटेंसेस में इट्स ही लगेगा। यस बिपिन, Give me the example of your and yours of possessive pronoun, ma'am. श्योर, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। ये आपका एग्जाम्पल हो गया योर का। योर फादर केम हियर यस्टरडे, कल आपके फादर मेरे पास आए थे। एंड ये आपका एग्जाम्पल हो गया योर्स का, इज दिस बैग योर्स, ठीक है, या फिर दे देम देयर, दे देम देयर आपका रहता है, दे देम आपका लगेगा, दे लगेगा सब्जेक्ट के लिए, देम लगेगा ऑब्जेक्ट के लिए, देयर और देयर्स लगता है, अगेन देयर लगेगा जब आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। दे वर कैरिंग देयर लगेज, वो अपना लगेज लेके जा रहे थे, दे वर कैरिंग देयर लगेज, तो दे है उसके साथ देयर लगेज, देयर्स आपका लगेगा जब पैसिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल these bags are theirs, मतलब ये जो लगेज यहाँ पे रखा है या ये जो बैग यहाँ पे रखे हैं, बैग्स रखे हैं, ये इन पर्सन के हैं, ये सारे पर्सन जो हैं इनके बिलोंग करते हैं। तो these luggage और this luggage और these bags are theirs।
बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है कि कहाँ पर किसके लिए क्या चीज यूज हो रही है, ठीक है। ये सारा आपका पोजेसिव प्रोनाउन के लिए यूज होता है, ये सारा आपका पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों प्रोनाउंस, पोजेसिव एंड पर्सनल, क्योंकि ये प्रोनाउंस जो होते हैं ये स्पेसिफिकली बहुत सारे केसेस में ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं, और यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते हो। whenever you're talking, you're mostly talking to a person or about a person, तो उस केस में पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू क्रिएट अ मैसेज। अंडरस्टूड? आपका मैसेज क्रिएट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। अगर आपका सेंटेंस है तो वहां सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो वहां पर नाउन है, और नाउन है तो उसकी जगह सेंटेंस में आपका पर्सनल प्रोनाउन या पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यूजिंग द सेंटेंसेस, Ravi is going to the market, Ravi is trying to buy a notebook, Ravi is buying the notebook for the assignment। ये 3 sentences में मैंने बार बार रवि का नाम लिया। Instead of taking the same name again and again, उसकी जगह मैं क्या लगा सकती हूँ? Personal pronoun। Ravi is going to the market, he is trying to buy a notebook because he wants to do the assignment in it। Understood? यहाँ पर ही इसीलिए यूज हुआ क्योंकि रवि का नाम बार बार लगेगा तो पैसेज आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। देयर और देयर्स का दिया तो मैंने एग्जांपल, लेट मी राइट इट डाउन हियर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दे आर कैरिंग देयर बैग्स, दिस लगेज इज देयर्स। रिमेंबर, लगेज इज वन ऑफ द नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करता है। इवन इफ यू आर कैरिंग 1 बैग, इवन इफ यू आर कैरिंग 10 बैग्स, इट रिप्रेजेंट्स योर लगेज, ठीक है। तो ये हमेशा सिंगुलर रहता है, बट पर्सन्स अलग अलग हो गए। यस विपिन। Ma'am, I am telling that basically in the comparison of your and yours, ma'am, that your and your is used with the place of subject and yours is used with the place of object, ma'am. यस, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ना। वही तो बात हुआ कि आप पैसिव और एक्टिव में क्या करते हो? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस ही तो चेंज करते हो, राइट? तो सब्जेक्ट की जगह लगाना है तो आप योर लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है तो योर्स लगा रहे हो। द सेम, ठीक है, ये सेम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये सेम चीजें हैं सारी, ठीक है। एक्टिव पैसिव यूज कर रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो यहाँ पर ये चीज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बोल रहे हो, दोनों चीज मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बता दिया। आई थॉट कि यू विल गेट कंफ्यूज, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू दिस। लेकिन एक्टिव पैसिव में वही चीज होती है। जब आप कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव चेंज करते हो तो क्या करते हो? सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप Yes, ऑब्जेक्ट का प्लेस इंटरचेंज करते हैं और उसी के हिसाब से आपका वर्ब चेंज होता है, राइट? वर्ब और टेंस वगैरह ये सारे उसी हिसाब से चेंज होते हैं। दैट इज okay. हाँ। एनी मोर डाउट? No, ma'am. और किसी स्टूडेंट को? चलिए, नहीं है डाउट तो वी स्टिल हैव टाइम, तो लेट्स मूव अहेड ऑफ दिस। नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ रिमेंबर दिस, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन, सॉरी, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं, दे यूज द सेम वर्ड, ठीक है। ये जो हैं, ये दोनों ही सेम वर्ड्स यूज करते हैं। The only difference between reflexive and intensive pronoun or emphatic pronoun is that the use, इनका जो यूज होता है ये दोनों अलग अलग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है जब आप रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई दिखा रहे हैं। किसकी परछाई? नाउन की परछाई। जिस नाउन के लिए लगा हुआ है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसकी परछाई दिखाने के लिए, यानी कि उसके तरफ
इंडिकेट करने के लिए एक तरह से आप ये सारे वर्ड यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन आपका यूज होता है इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, स्ट्रेस दिखाने के लिए। अगर आपके सेंटेंस में कहीं ऐसा प्रोनाउन लगा है जो इम्पोर्टेंस दिखा रहा है, जो स्ट्रेस दिखा रहा है कि यही चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सेंटेंस में, तो वो वर्ड्स भी आपके एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ इफ आई टेक दिस सेम एग्जांपल, I did my assignment all by myself. ये सेम एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी दोनों चीजें, रिफ्लेक्सिव भी और एम्फेटिक भी। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है दैट इज आई डिड माई असाइनमेंट ऑल बाय माई सेल्फ। अगर मुझे ये बताना होता कि मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है या मैंने असाइनमेंट अपना कर लिया है, तो मेरा सेंटेंस इतने पे एंड हो जाता कि आई डिड माई असाइनमेंट और आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, इतना काफी होता। लेकिन मुझे यहाँ पर माई सेल्फ वर्ड क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि मैं यहाँ पर खुद पे रिफ्लेक्शन दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, माई सेल्फ जो है वो किस पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है? वो आई पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी कि मैं अपनी परछाई दिखाना चाहती हूँ, मैं इंडिकेट करना चाहती हूँ कि मैंने खुद से ये असाइनमेंट किया। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ये होता है, रिफ्लेक्शन बताने का मतलब ये होता है कि आपका जो ये प्रोनाउन है, आपका जो ये प्रोनाउन है ये बता रहा है कि किसने काम किया और किस पे असर पड़ा। ये दोनों लोग एक ही हैं। मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जो इफेक्ट पड़ेगा वो मुझ पे ही पड़ेगा। मैंने अगर असाइनमेंट सबमिट कर दिया या मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया तो वो मेरे असाइनमेंट था, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसका अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो मुझे मिलेगा, नंबर मिलेगा तो मुझे मिलेगा, वट एवर इज हैपनिंग इफेक्ट मुझ पे ही पड़ेगा उसका। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होने का मतलब ये हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम पर्सन है या दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है उसी के ऊपर उस काम का असर भी पड़ रहा है। अंडरस्टूड? एम्फेटिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर मैंने लिखा होता कि आई डिड माई असाइनमेंट और आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, इसका मतलब ये होता कि मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया या मैंने अपना असाइनमेंट कर लिया। बाय माई सेल्फ लिखने का ये मतलब हुआ कि मैं इस बात पे इम्पोर्टेंस दिखाना चाह रही हूँ कि मेरा जो असाइनमेंट है वो मैंने खुद अकेले किया, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी से गूगल सर्च नहीं किया, चीटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, मैंने अपने से ये असाइनमेंट पूरा कंप्लीट किया है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिखाई जा रही है कि असाइनमेंट जो है वो मैंने खुद से किया। तो खुद से करने का ये इम्पोर्टेंस जो दिखाना होता है इसको कहते हैं एम्फसाइज करना या मतलब इम्पोर्टेंस दिखाना, स्ट्रेस देना सेंटेंस पे। तो स्ट्रेस जहाँ पर दे रहा है वो माई सेल्फ पे दिया जा रहा है। तो दोनों ही वर्ड एक ही सेंटेंस से मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। अब अगर आप ये पूछ रहे हो कि यहाँ पर क्यों दो नाम लिखे गए हैं, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि काम अलग अलग करते हैं। रिफ्लेक्सिव का काम अलग है, एम्फेटिक इंटेंसिव का काम अलग है, सिर्फ इसीलिए दो अलग अलग नाम लिखे गए हैं। आप एम्फेटिक की जगह यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लिखो, इंटेंसिव लिखो, तीनों सेम चीजें हैं। द ओनली थिंग दैट इज द डिफरेंस इज द वर्क दैट दे डू। जो काम करते हैं वही डिफरेंस है। अगर आपको सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स बताना है, विच इज ऑब्वियसली नॉट द केस, आप सिर्फ वर्ड के बेसिस पे नहीं बता सकते हो हमेशा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपका मीनिंग क्या है। तो जो मीनिंग कन्वे हो रहा है, अगर वो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। अगर इम्पोर्टेंस दिखा रहा है या स्ट्रेस बता रहा है तो वो एम्फेटिक भी है और इंटेंसिव भी है।
And always remember, if your pronoun is emphatic or intensive, it is always reflexive. But ये जरूरी नहीं है कि अगर reflexive है तो emphatic और intensive भी हो. ठीक है? All right. If you look at the examples here, ये सारे example आपके यहाँ पर themself वाले सारे example है, themself है, yourself है. ये यही बता रहा है themself किसको बोला जा रहा है, यहाँ पर employees को बोला जा रहा है. यानी कि importance ये है, बता रहा है कि employee ने खुद ये request भेजी है, उसे किसी ने force नहीं किया, किसी मैनेजर ने उसके नाम से नहीं भेजा है, employee ने खुद ये request भेजी है अपने तरफ से. So that is the important part. ये themselves दिखा रहा है important part, इसीलिए ये emphatic है. प्लस ये themselves जो है employee का परछाई बन रहा है, यानी कि employee की एक reflection दिखा रहा है कि किसने ये request भेजी, तो employee ने. Understood? तो यहाँ पर employee जो है यही आपका subject भी है, यही आपका object भी है. All right? Same as the other examples हैं. अगर आपको इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ये दोनों हमने कवर अप कर लिया, ये भी कवर अप कर लिया. If you have any doubt, you can ask me, or otherwise we can just move on to the next part, that is your demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun की तरफ बढ़ते हैं. Demonstrative pronoun में कुछ चीजें हैं जो I wanted to tell. The specific words that used by demonstrative pronoun is ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा, आपका डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, ठीक है, जब आप करके कुछ दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो कभी ना कभी देखा होगा, शॉर्ट्स देखे होंगे या वीडियोस देखे होंगे, व्हाटएवर. आपको घर बैठे बैठे हेयर बैंड, रबर बैंड बनाना, या फ्रेंडशिप बैंड्स बनाने, या कार्ड डेकोरेट करना, या कुछ नेचुरल चीजों से कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी यूट्यूब पे. तो ये सारी चीजों का मतलब क्या होता है कि वो करके दिखा रहा है वीडियो में कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो चीज बनाने के लिए, कार्ड बनाने के लिए या ब्रेसलेट बनाने के लिए, व्हाटएवर यू वांट टू मेक. या फिर आपको रेसिपीज आती हैं, ठीक है, डिशेस की रेसिपीज दिखाई जाती हैं कि कोई रिकनेक्ट हो गया, तो लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन. हाँ नहीं होगा तो ऊपर से मांग लेंगे, छोटा बड़ा. बी क्वाइट. नहीं मांग कैसे? Am I not audible to you? यस मैम. यार ऑडिबल में. तो मुझे ये बताइए कि यहाँ बातें क्यों कर रही हैं क्लास में? तुम लोग को मतलब ऑनलाइन क्लासेस में भी बातें करनी है? मतलब 2 मिनट यहाँ पर होता नहीं है कुछ प्रॉब्लम कि तुम लोग का शुरू हो जाता है बातें करना, प्रॉब्लम्स निकालना, ये वो. बी अ लिटिल लेस एग्रेसिव. मैम मुकेश था. जो ए भाई मैं नहीं था, मोहित नाम था. क्या झूठ बोलता है यार. बी साइलेंट. हो गया? यस, डू नॉट क्रिएट न्यूसेंस अगेन. एक बार हो गया, बस कह दिया, दैट इज इनफ. हर बात को आपको यहाँ पर लंबा खींचने की जरूरत नहीं. ओके मैम. यस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आई वाज टेलिंग. तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आप करके दिखा रहे हैं. अगर मैं आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ बताऊं, मान लीजिए कि अगर कल को होके आप कोई ऐप डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, तो उस ऐप को आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे ऑडियंस के सामने, ठीक है. मान लीजिए आपकी कोई ऑडियंस है,
कॉलेज के सामने, कॉलेज के बच्चों के सामने आप करके बता रहे हैं कि कैसे आपका ऐप जो है वो यूटिलाइज कर सकता है कोई, ठीक है। या फिर आपके इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, उसमें आप अपना कंपनी खोलना चाहते हो या ऐप डेवलप करना चाहते हो और ज़्यादा, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टर्स के सामने आप जब ये प्रोडक्ट यूज़ करके बताएंगे कि आपका जो ऐप है उसको कैसे लॉगिन किया जाए, कैसे यूज़र आईडी बनाया जाए, कैसे उसको नेविगेट किया जाए, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना कि किस तरह आप उस चीज़ को, जो ऐप है उसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो ये चीज़ कहलाती है डेमोन्स्ट्रेशन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब, जैसे आपने ऐप यूज़ करके दिखाया, तो सामने करके दिखा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने यूज़ करके एक बार दिखा दिया था और दोबारा बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वहाँ पर जब आप करके बता रहे हो और आपने फिर दोबारा उसके बारे में बात की, मान लीजिए एक मीटिंग में आपने इन्वेस्टर्स के सामने सारा ऐप जो है वो करके दिखा दिया कैसे कैसे काम करता है, और नेक्स्ट मीटिंग में आप उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होगा? आप जब भी कोई चीज इंडिकेट करोगे, यानी कि जब भी कोई चीज बताओगे कि दैट ऑप्शन जो मैंने बताया था आपको, वो ऑप्शन जो मैंने आपको मेन होम पेज पे दिखाया था, या फिर जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन था वो कैसा गया, ये सारी चीजें जब आप इंडिकेट करके स्पेसिफिकली किसी इवेंट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उस केस में आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, ठीक है, कि दिस इज माई फोन, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरा फोन यहाँ स्क्रीन पर, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन सा फोन दिखा रही हूँ या ये मेरा फोन है या नहीं। लेकिन इफ आई शो यू लाइक दिस, दिस इज माई फोन, इसका मतलब मैंने तुम्हें दिखाया कि ये फोन जो है ये मेरा है, ये जो तुम देख रहे हो स्क्रीन पे ये मेरा फोन है, ठीक है। दैट कार, दैट रेड कार इज माइन, वो जो रेड कार तुम्हें दिखाई दे रही है वो मेरी है। अगर सामने नहीं दिख रहा है तो कैसे आप दैट दिस का यूज करोगे? दैट का आप यूज कर सकते हो, मान लीजिए कि अगर आपने दिखा चुके हैं, ठीक है, रिमेम्बर दैट ट्रिप, ठीक है, दैट ट्रिप यानी कि जिस ट्रिप पे हम गए थे उसके बारे में आप बता रहे हो स्पेसिफिकली, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, यानी कि आप इंडिकेट करके उसी ट्रिप के बारे में बता रहे हो जो आप फ्रेंड के साथ गए थे या फैमिली के साथ गए थे, व्हाटएवर, स्पेसिफिक एक ट्रिप आप याद दिला रहे हैं। दीज आपका हो जाएगा प्लूरल के लिए, दीज दोज आपका प्लूरल के लिए यूज होता है, दिस दैट जैसे सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज दोज आपका प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। these systems that are here in the lab are all working, तो यहाँ पर दीज आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, या फिर अगर मैं दिखा दूं अभी कैमरा घुमाकर कि कितने सिस्टम्स हैं, तब आपको दीज हो जाए, दीज पता चल जाएगा, यानी कि इंडिकेट हो जाएगा कि ये सारे जो सिस्टम हैं जो आपने देखा होगा जब आप कॉलेज आते थे, या फिर आपने काम किया होगा जब आपने लैब किया होगा, तो वो सारी चीजें आपको पता है, तो उसके लिए मैंने दीज यूज किया। अगर नहीं पता होता, नहीं देखा होता, तब उस केस में मैं दीज तभी यूज करती जब मैं दिखाती आपको, ठीक है। those books that I bought from the library, that I brought from the library are very nice, तो यहाँ पर हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हों, हो सकता है मैंने खुद कुछ खरीदी हो बुक्स, हो सकता है कि मैंने मुझे गिफ्ट में मिली हो बहुत सारी बुक्स, लेकिन मैं स्पेसिफिकली उन्हीं बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ जो आपका मैं लाइब्रेरी से लेके आई हूँ, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर दिस दैट दीज दोज जो होता है ये स्पेसिफिकली आपका यूज होता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, पर्सन को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। देयर जो होता है, देयर आपका प्लेस इंडिकेट करने के लिए होता है, देयर हेयर ये सारी चीजें प्लेस इंडिकेट करने के लिए, कि देयर वाज, if you go there you will find a shop where you can buy the object that you want, तो यहाँ पर there मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि वो जगह जाना, अगर जगह का नाम बता दिया ऑलरेडी तो क्या यूज करूंगी मैं? there यूज करूंगी उसके लिए, राइट। तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब या तो आप सामने करके दिखा रहे हैं, या फिर आपने उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है या दिखा दिया है और उसके बाद बात कर रहे हैं उसी चीज के बारे में, ठीक है। एनी डाउट इन डेमोन्स्ट्रेटिव? Any doubt in demonstrative? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Okay, before we move on, एक चीज और डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में, यहाँ पे जो दैट लगा है ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है,
ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, क्योंकि ये दैट इंडिकेट नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है। They themselves know that the prank was in bad taste. दो सेंटेंसेस हैं, पहला ये कि उन्हें खुद पता था, they themselves know, दूसरा ये कि प्रैंक जो था वो बैड टेस्ट का था या अच्छा नहीं था, ठीक है। द प्रैंक वाज नॉट इन गुड टेस्ट और इन द बैड टेस्ट। इन दोनों को रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं है ये, ठीक है, कंजंक्शन नहीं है, जोड़ा नहीं जा रहा है, ये रिलेट करने के लिए। उन्हें पता है, क्या पता है, ये रिलेट करने के लिए आपने यहाँ पर दैट लगाया है। तो ये दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, ठीक है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये दिखा नहीं रहा है, ये बता रहा है, रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हम नीचे पढ़ेंगे और कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन आज पढ़ सकते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब, इनडेफिनिट का मतलब जो डेफिनेट नहीं है, जो फाइनाइट नहीं है, जो एग्जैक्ट नहीं है, वो इनडेफिनिट। जो आपको पता नहीं है, जैसे आपको नहीं पता है कि कितने लोग यहाँ पर वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, इनडेफिनिट, ठीक है। आपको नहीं पता है कि एक बिना सर्वे किए, फॉर एग्जांपल, सर्वे करने के बाद तो आप बता ही सकते हैं कि कितने यूजर्स हैं आपके, लेकिन बिना सर्वे किए आप नहीं बता सकते कि कितने हैं, तो वो इनडेफिनिट है, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास एग्जैक्ट डाटा आ नहीं सकता है, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब है कि या तो आपके पास एग्जैक्ट डाटा लेने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 में कितने लोग घायल हुए थे, इसका एग्जैक्ट डाटा आपके पास प्रूफ नहीं है कि जो भी डाटा गवर्नमेंट्स ने दिया है वो एग्जैक्ट डाटा है। तो इनडेफिनिट नंबर ऑफ पीपल वर हार्म्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जितने लोग घायल हुए थे, ये एग्जैक्ट डाटा आपके पास नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग वॉर में एक्चुअल सोल्जर्स नहीं थे, वो भी घायल हुए हों, तो उनके पास, गवर्नमेंट के पास तो डाटा एक्चुअल सोल्जर्स का है ना। सोल्जर्स के बाहर जो सिविलियंस घायल हुए थे, उनका एग्जैक्ट डाटा नहीं है उनके पास, तो ये इनडेफिनिट हो जाती है वो चीजें। या फिर जैसे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि कितने स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अगर सबको एक बार में कुछ बोलना है या सबको एक बार में कुछ पूछना है, तो उस केस में भी मैं indefinite pronoun यूज कर सकती हूँ। The words that specifically used in indefinite pronoun यहाँ पर लिखे हुए हैं, everyone, anyone, someone। इसके अलावा everybody, anybody, somebody, everything, anything, something, ये सारे वर्ड्स आपके indefinite pronoun में यूज होते हैं। indefinite pronoun का मतलब कि जहां आप स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन लोग या कितने लोग के बारे में आप सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो लेट्स एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट क्लास। और अटेंडेंस मैंने ले लिया है, सो नीड नॉट वरी। अगर कोई नेटवर्क इशू है तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी 2 मिनट के अंदर अगर आप दोबारा रीजॉइन हुए हैं, तो आप प्लीज यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि नेटवर्क इशू था, अदरवाइज आपका अटेंडेंस छूट गया होगा। मैंने 2 मिनट पहले अटेंडेंस लिया। मैम यस, स्क्रॉल कीजिए तो मैम वो जैसे मैम यहाँ जो दियर्स जो है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे मैम। नहीं, पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिकली। मतलब ऑब्जेक्ट में सर मैम, किस ऑब्जेक्ट? नहीं, पर्सन के लिए भी यूज करते हैं। अगर जैसे ही मैंने यूज किया रवि के लिए, तो रवि के साथ अगर रवि, श्याम, राम सब आ गए, तो उनके लिए भी मैं दो देयर, दे, देम, देयर, देयर्स यूज करूंगी। अगर मैंने सीता के लिए शी यूज किया है, तो सीता, गीता, रीता सब आ गई, तो उसके साथ भी दे, देम, देयर, दोस यूज करूंगी। 4-5 ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए भी। अगर बहुत ज्यादा, जैसे डोर्स हो गए, बहुत सारे डोर्स हैं, सबके बारे में बात कर रही हूँ, या अभी क्लास में जितने डोर्स हैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, एक से ज्यादा है तो भी देयर, देयर्स। यस विपिन। यानी कि दोनों के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों। हाँ हाँ, यस विपिन, क्या डाउट है बच्चे? डाउट नहीं मैम, टाइम
हो गया, लीव ले ले मैम। हाँ ठीक है, मैंने बोला आपको अभी अगर 2 मिनट के अंदर अगर आपका कोई इश्यू हुआ है, दोबारा रिकनेक्ट हुए हैं विद इन 2 मिनट्स, एग्जैक्ट 2 मिनट्स, घड़ी देख के 2 मिनट के अंदर आप गए हैं बाहर क्लासरूम से, फिर अंदर किए हैं, तो मुझे यहाँ चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज आई विल एंड दिस क्लास। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके।